प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 जहाँ चाह वहाँ राह का अभ्यास कार्य करेंगे। शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह खाना कैसे खाती होगी, वह लिखाई का कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे बनाती होगी, वह साधन में कैसे चढ़ती होगी। साधन से मतलब है व्हीकल। जब भी हम सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो किसी न किसी व्हीकल साधन में हमें चढ़ना होता है। वह किसी वस्तु को हाथ में उठाकर कैसे चलती होगी। ये कुछ प्रश्न थे जो सभी के मन में उठना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर होगा हाँ। वे भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। वे शारीरिक रूप से अवश्य कमज़ोर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो। हमें उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें दिव्यांग जन के लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए है, क्योंकि इला जो एक दिव्यांग बच्ची थी, इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। तो इस लेख को पढ़ने के बाद दिव्यांग जन के प्रति हमारी सोच में बहुत बदलाव आया होगा। शीर्षक है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न है यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। उत्तर है उसे स्कूल बैग उठाने में, खाना खाने में, लिखाई का काम करने में, झूला झूलने में, बेंच या मेज सीधी करने में, अन्य सामान को हाथ में उठाकर चलने में परेशानी आएगी। ये कुछ कार्य हैं जो हर बच्चे को करने होते हैं, करने पड़ते हैं। इन सभी कार्य को करने में इला को परेशानियां आएगी। उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर है हाँ। मेरे बदलाव या सुझाव निम्नलिखित होंगे। उनका कक्षा कक्ष भूतल पर स्थित होगा। इट मीन्स, इसका मतलब कि जो उनका कक्षा कक्ष होगा, उनका जो क्लासरूम होगा, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा, भूतल पर ही होगा। उनके लिए एक सहायक की व्यवस्था की जाएगी जो परेशानी में उसकी मदद करेगा या करेगी। जो भी उसके लिए सहायक होगा वो परेशानी के समय उसकी मदद करेगा या करेगी। उसे ज़्यादातर मौखिक कार्य करवाया जाएगा क्योंकि लेखन कार्य करने में वह असमर्थ है। इसलिए जो भी कार्य उनसे करवाया जाएगा वो मुख्यतः मौखिक कार्य ही होगा। प्यारी इला, ये शीर्षक है इस अभ्यास का, प्यारी इला। प्रश्न है इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो हम अपने सभी प्रिय, जो भी हमारे प्रिय साथी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं,
उन सभी को हम चिट्ठी लिखते हैं अपने मन की बातें बताने के लिए। आजकल तो मोबाइल हो गए हैं तो हम तुरंत कॉल कर देते हैं और अपनी मन की बात उनको कह देते हैं। लेकिन पुराने समय में मोबाइल का प्रचलन कम था, इसलिए ज़्यादातर लोग संदेश भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे। तो ऐसे ही हमें अपने किसी प्रिय को चिट्ठी लिखनी है, जैसे इला। तो यहाँ पर चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है कि जो पत्र लिखेंगे, जो चिट्ठी लिखेंगे, वो किस प्रकार लिखेंगे। चिट्ठी का जो प्रकार है, चिट्ठी का जो एक तरीका है लिखने का, वो इस प्रकार है। जिसको चिट्ठी भेजी जानी है उसका पता। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को हम चिट्ठी भेज रहे हैं उसका पूर्ण पता लिखेंगे। नंबर 2, जिसको चिट्ठी भेजी जा रही है उसका संबोधन। जैसे हम बोलते हैं प्रिय दोस्त, प्रिय चाचा, प्रिय चाची। जिसको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं उसका संबोधन, उसका अभिवादन। इसके बाद आपको जो बातें उनको बतानी है, आपको जो संदेश उनको भेजना है, वो सभी भाव, वो सभी विचार, वो सभी बातें लिखी जाएंगी। अंत में चिट्ठी भेजने वाले का संक्षिप्त पता। जो चिट्ठी भेज रहा है, जो चिट्ठी लिख रहा है, उसका संक्षिप्त पता, वो अपने बारे में संक्षिप्त रूप में लिखेगा। जैसे कि अपना नाम या भेजने वाले के साथ जो उनका संबंध है, जो रिश्ता है वो। तो इस तरीके से जो पत्र हैं उनके मुख्य रूप से 4 भाग हैं। पहला भाग, जिसको चिट्ठी भेजी जानी है उसका पता सबसे पहले लिखा जाएगा। नंबर 2 पर जिसको चिट्ठी भेजी जा रही है उसका संबोधन, उसका अभिवादन। मुख्य भाव नंबर 3 पर जो हमारे मन में भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, जो बातें चल रही है, वो सभी विचार। अंत में चिट्ठी भेजने वाले का संक्षिप्त पता। तो इस प्रकार हम किसी भी पत्र को लिखते हैं, किसी भी चिट्ठी को लिखते हैं। आगे हैं, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर होगा, इला की सुरक्षा और कार्य करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना गलत था, क्योंकि बच्चे को सुरक्षा मुहैया कराना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। जो बच्चे की सुरक्षा है वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है। इसके अतिरिक्त इला की काम करने की गति कुछ ही कार्यों में धीमी थी। इला कुछ कार्य ही धीमी गति से करती थी, ज़्यादातर कार्य तो इला बहुत फुर्ती से करती थी, बहुत तेजी से करती थी। अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? उत्तर है, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक दिखाई देती थी। इसका मतलब जो कशीदाकारी लखनऊ और बंगाल में प्रसिद्ध है उसकी झलक भी इला की कशीदाकारी में दिखाई देती थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। जो कशीदाकारी की उसमें इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और बहुत से टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी मतलब लखनऊ में कशीदाकारी को चिकनकारी कहा जाता है कि जो पत्तियां हैं उनको लखनऊ की कशीदाकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था।
पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती एक तरह का धागा होता है और जो ये कांथा शब्द आया है ये बंगाल में जो कशीदाकारी होती है उसके लिए ये शब्द मशहूर है, प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इला की कशीदाकारी में ये सभी बातें शामिल थी, ये सभी विशेषताएं थी। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि इला 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई थी? उत्तर होगा लिखने की धीमी गति होने के कारण, कि जो उसकी लिखने की गति थी वो बहुत धीमी थी। इसके कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। जो भी प्रश्न होते थे उनके जवाब नहीं लिख पाती थी, इसलिए इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अगला प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देते? उत्तर रहेगा नहीं, वह कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि हम किसी कार्य को कब सीख पाते हैं? जब हम स्वयं उसका अभ्यास करते हैं, स्वयं उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तभी हम वो कार्य सीख पाते हैं। यदि हम उस कार्य का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, उसका अभ्यास ना करें, तो वह कार्य हमें कभी भी नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह यदि इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी नहीं करना सीखती तो उसके लिए सभी कार्य असंभव थे। उसने इसके लिए लगातार प्रयास किया और वो कशीदाकारी, कढ़ाई का कार्य अपने पैर के अंगूठे की मदद से करने लगी थी। कशीदाकारी ये शीर्षक है इस अभ्यास कार्य का। पहला प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि तुमने इस पाठ को पढ़कर कितने नए शब्द सीखे। बहुत सारे शब्द आए हैं कढ़ाई से संबंधित, जैसे धागा, कढ़ाई में प्रयोग होता है धागा। टाँका, कशीदाकारी, सुई, चिकनकारी, कांथा, बेल बूटे, बूटियाँ, जंजीर, भरवा टाँके, पिरोना, रेशमी, कसूती, ज्यामितीय आकृति आदि। ये सभी शब्द हैं जो इस पाठ में शामिल है, इस पाठ में आए हैं और ये सभी शब्द कढ़ाई से संबंधित हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया इकट्ठा करो। कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, उनसे संबंधित हमें कुछ संज्ञा शब्द लिखने हैं और क्रिया शब्द लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्द हैं। फुटबॉल से संबंधित है ऊन। छोटे बच्चे के लिए जो हम फुटबॉल बनाते हैं वो ऊन से बनाते हैं, बुनाई, और उसकी बुनाई करते हैं। तो जो ऊन है वो एक संज्ञा शब्द है और बुनाई जो है वो एक क्रिया शब्द है। गोल, कि जो फुटबॉल खेलते हैं तब हम गोल करते हैं, जो गोल है वो यहाँ संज्ञा शब्द है। और दागना मतलब करना, बॉल को जब हिट करते हैं और वो नेट पर, जाल पर जाकर लगती है तो गोल हो जाता है। तो गोल यहाँ पर संज्ञा शब्द होगा और दागना क्रिया शब्द होगा। लात, पैर, कि जो लात और पैर हैं वो हमारे शरीर के अंग हैं, इसलिए ये संज्ञा शब्द है और मारना क्रिया शब्द है। तो ये फुटबॉल से संबंधित कुछ संज्ञा शब्द हैं और कुछ क्रिया शब्द हैं जो भी मैंने आपको बताए। बागवानी एक और है फुटबॉल से संबंधित ही। मैदान, कि जो मैदान है वो संज्ञा शब्द है और खेलना क्रिया शब्द है। आगे जो हमारे पास विषय है वो है बागवानी।
बागवानी में कौन कौन से संज्ञा शब्द होंगे, कौन कौन से क्रिया शब्द होंगे, ये नीचे लिखे हुए हैं। पौधे, पौधे जो हैं संज्ञा शब्द है। उगाना, हम पौधे उगाते हैं, तो उगाना क्रिया शब्द होगा। पानी, पानी एक संज्ञा शब्द है। और सींचना मतलब कि पौधों में पानी देना, सिंचाई करना, सींचना, वो एक क्रिया शब्द है। फल फूल, पौधों पर जो फल और फूल लगते हैं वो संज्ञा शब्द हैं और उनको तोड़ना क्रिया शब्द है। आगे है पतंगबाजी, पतंगबाजी से संबंधित क्रिया और संज्ञा शब्द रहेंगे। पतंग, पतंग एक संज्ञा शब्द है। उड़ाना, उड़ाना एक क्रिया शब्द है। डोर, पतंग के साथ जो हम रस्सी बांधते हैं, धागा बांधते हैं, उसे कहते हैं डोर। तो डोर एक संज्ञा शब्द है और बांधना वो एक क्रिया शब्द है। चरखी मांझा, एक चरखी होती है, मांझा होता है जिसपे हम धागे को लपेटते हैं, समेटते हैं, तो वो संज्ञा शब्द रहेगा। और पकड़ना, उस चरखी को हम पकड़ते हैं, मांझे को हम पकड़ते हैं, पकड़ना एक क्रिया शब्द होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।